हाँ, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे पूर्व रूप। तो मैं पूर्व रूप के बारे में ये बता रही थी कि पूर्व रूप का क्या मतलब होता है। प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स मतलब किसी व्याधि को होने से पहले जो लक्षण हमें देखने मिलेंगे वो पूर्व रूप कहलाएंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भावी व्याधि का बोध कराने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। भावी व्याधि मतलब फ्यूचर में होने वाली व्याधि का ज्ञान कराने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। अब पूर्व रूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है सामान्य पूर्व रूप और एक होता है विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप का मतलब है कि भावी व्याधि का मतलब सामान्य मतलब ऐसे पूर्व रूप होंगे जो बस ये बता पाएंगे कि कुछ व्याधि होने वाली है, पूरा प्रॉपर नहीं बता पाएंगे कि व्याधि होने वाली है तो कौन सा दोष प्रधान व्याधि होने वाली है। वो होता है सामान्य पूर्व रूप। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भावी व्याधि का बोध कराने वाले लक्षणों का समूह जिससे दोष विशेष का ज्ञान हो। ये तो पता चले कि व्याधि हो रही है, ये पता चले कि ज्वर हो रहा है, लेकिन वातज है, पित्तज, कफज, सन्निपातज कौन सा ज्वर हो रहा है ये ना पता चले तो वो सामान्य पूर्व रूप। जैसे ज्वर में श्रम होता है, श्रम का मतलब बॉडी एक सा होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ फीवर आने वाला है। अब विशिष्ट पूर्व रूप क्या होता है कि ऐसे ये लक्षण होते हैं जिससे दोष का ज्ञान हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि भावी व्याधि का बोध कराने वाले ऐसे लक्षणों का समूह जिससे दोष विशेष का ज्ञान होता है। जैसे कि अन्न में अरुचि हो रही है, ठीक है, फीवर हुआ है, अन्न में अरुचि हुई है या फीवर नहीं भी हुआ है, तो अगर जब कभी भी अन्न में अरुचि होती है तो हम समझते हैं कि कफ का प्रकोप है, क्योंकि कफ मंदाग्नि करता है और मंदाग्नि हो रही है तो मतलब अग्नि कमजोर हो रही है। अग्नि कमजोर हो रही है, पहले कभी नहीं पच रहा है तो भूख ही नहीं लग रही। तो अन्न में रुचि विशिष्ट पूर्व रूप अन्न में रुचि कफ प्रकोप में आती है और ये एक विशिष्ट पूर्व रूप का एग्जाम्पल है। क्या आपको यहाँ पे क्लियर होगी ये चीजें? यस मैम, ये एक मैम सामान्य पूर्व रूप बता दीजिए एक बार फिर से। सामान्य का मतलब कि उससे ये पता चलता है बस व्याधि हो रही है, व्याधि का आप भेद पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी व्याधि है, या आप ऐसे कह लीजिए पता चलेगा व्याधि है लेकिन दोष का इन्वॉल्वमेंट कौन सा है, क्या दोष है, ये आप क्लियरली पता नहीं लगा सकते। जिससे ज्वर में श्रम होता है, मतलब ज्वर में बॉडी एक होता है, तो चाहे वो वातज ज्वर हो, पित्तज ज्वर हो, कफज ज्वर हो, सब में ही हमको लगेगा कि हल्का हल्का बॉडी पे पेन। अब हम इस बात से ये नहीं पता लगा सकते कि ये वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है। तो ये होता है सामान्य पूर्व रूप जिसमें दोष विशेष का हम ज्ञान नहीं कर पाते, ये नहीं पता कर पाते कि मेन कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। और विशिष्ट में दोष हमको क्लियर हो जाता है कि ये दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है, बस पूर्व रूप में इतना ही होता है। पूर्व रूप 5 नंबर में ही आता है। अब मेन आता है रूप के बारे में। रूप का मतलब होता है लक्षण। इसके हमको पर्याय भी याद करने हैं। आकृति, लिंग, संस्थान, व्यंजन, इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि आकृति का कोई एक संस्थान है जिसका नाम है लिंग, तो आकृति, लिंग, संस्थान, उस संस्थान में वो कुछ व्यंजन बना रही है, तो आकृति, लिंग, संस्थान, व्यंजन। और लक्षण और चिन्ह तो हमने सुने ही होते, तो ये भी सिम्टम्स, ये भी रूप के ही पर्याय। तो इसके पर्याय हो गए आकृति, लिंग, संस्थान, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह। उसके अलावा परिभाषा अगर हम पूर्व रूप की सॉरी रूप की देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो जब पूर्व रूप व्यक्त हो जाते हैं, जब पूर्व रूप क्लियरली आ जाते हैं तो उन्हें ही लक्षण कहते हैं। जब वो हल्के हल्के सिम्टम्स आ रहे थे तो वो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स है, क्योंकि एक्चुअल में पूरी तरीके से व्याधि हुई नहीं थी, होने वाली थी। अब वो पूरी तरीके से आ रहे हैं तो मतलब अब व्याधि हो चुकी है, तो अब व्याधि अपने लक्षण दिखाएगी, अपने सिम्टम्स दिखाएगी। तो परिभाषा इसीलिए होती है कि पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाए तब उन्हें रूप कहते हैं। क्या आपको ये समझ आया? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा ये 3 तरीके का होता है, सामान्य रूप, विशिष्ट रूप और प्रत्यात्म रूप। देखिए सामान्य रूप का मतलब, सामान्य लक्षण मतलब ऐसे सिम्टम्स रहेंगे ये जो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्याधि में ही नहीं होंगे, और भी बहुत सारी व्याधियों में हो सकते हैं। जैसे कि क्या है, बॉडी पेन, ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है, ये सिर्फ ज्वर में ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, कहीं गिर गया कोई व्यक्ति, तो भी तो उसे बॉडी पेन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम।
तो इसीलिए सामान्य रूप मतलब ऐसे लक्षण जो एक पर्टिकुलर व्याधि तक सीमित नहीं है और व्याधियों में भी हमें देखने मिलते हैं, वो होते हैं सामान्य लक्षण। और प्रत्यात्म लक्षण देखिए क्या होते हैं। प्रत्यात्म लक्षण मतलब एक व्याधि के पर्टिकुलर लक्षण है और किसी में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ज्वर में संताप हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, और किसी भी व्याधि में कभी बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। वो राइज तभी करेगा जब फीवर आएगा, चाहे वो मलेरिया का केस हो, टाइफाइड का केस हो, कुछ भी हो, जॉन्डिस हो, कोई भी व्याधि हो, अगर वहां बॉडी टेम्परेचर राइज करे मतलब ज्वर है ही। तो ज्वर का एक प्रत्यात्म लक्षण है शरीर और मन का संताप। उसके अलावा गुल्म, गुल्म क्या होता है, एक तरीके का पिंड जैसा बन जाता है, एक तरीके का बॉल, हार्ड बॉल जैसा स्ट्रक्चर, गांठ टाइप हमको फील होती है, वो गुल्म है। तो क्या है ये, जहां भी गांठ बनेगी मतलब गुल्म है, जहां भी पिंड होगा वहां गुल्म है। अब पिंड किसी और कंडीशन में तो होगा नहीं कि टाइफाइड की कंडीशन में गुल्म हो रहा है या जॉन्डिस की कंडीशन में गुल्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो प्रत्यात्म लक्षण ऐसे लक्षण है जो एक व्याधि के अपने खुद के हैं, वो किसी और व्याधि में शो नहीं होंगे। और सामान्य लक्षण ऐसे लक्षण है जो हर व्याधि में, एक के अलावा भी बहुत सारी व्याधियों में मिल सकते हैं। तो प्रत्यात्म रूप के लिए हम कहते हैं कि व्याधि के वह लक्षण जिससे तुरंत उस व्याधि का बोध हो जाए, मतलब पता चल जाए कि अच्छा बॉडी और मन में संताप है, टेम्परेचर राइज किया हुआ है तो पक्का फीवर ही है। अच्छा यहाँ पे हमको पिंड फील हो रहा है, हमको यहाँ पे गांठ फील हो रही है, तो मतलब गुल्म ही है। तो ये ऐसे लक्षण जो फिक्स बता दे कि यही व्याधि है, वो प्रत्यात्म रूप। और सामान्य मतलब ऐसे लक्षण जो प्रत्यात्म को छोड़ के बाकी, जैसे क्या है, फीवर में बॉडी एक भी होता है, ठीक है, हेड एक भी हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब और व्याधियों में भी हमको देखने मिलेंगे। उल्टी आने का भी हमें लगेगा, ये सब और व्याधियों में भी देखने मिलेंगे। तो सामान्य लक्षण मतलब प्रत्यात्म लक्षणों के अलावा दिखने वाले जो भी लक्षण होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर व्याधि के अपने फिक्स लक्षणों के अलावा जो भी साइड वाले सिम्टम्स वो शो करेगा, वो सब सामान्य रूप। यहाँ तक समझ आया आपको? हेलो, तो समझ आया क्या आपको? ये मैम बहुत चली गई थी। अच्छा, कहाँ से नहीं सुनाई दिया आपको? ये प्रत्यात्म रूप के थोड़ा आप लास्ट में बता रहे थे, जो मतलब विशिष्ट जो लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है। अच्छा हाँ, तो देखिए दोबारा बताती हूँ कि प्रत्यात्म रूप ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर व्याधि के अपने फिक्स है। जैसे हमारा जो नेम प्लेट है, हमारा जो, चलिए नेम प्लेट छोड़िए, जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारा अपना फिक्स है, वो और किसी में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर हम कॉलेज की स्कूल आईडी की बात करें तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें कि स्कूल का नाम है, बैच है, ये क्या है, और बच्चों से भी हमारा मैच करेगा। तो ये सामान्य रूप आप ऐसे समझिए। तो प्रत्यात्म मतलब एक व्याधि का अपना फिक्स, किसी और में नहीं मिलेगा। और सामान्य मतलब बहुत सारी व्याधियों में वो चीजें मिलेंगी देखने के लिए। जैसे अंग मर्द की ही बात करें, बॉडी पेन की ही बात करें, वो केवल फीवर में ही नहीं मिलेगी। अगर कोई गिर जाएगा तो उसको भी अंग मर्द होगा, कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है उसको भी अंग मर्द होगा। तो ये होते हैं सामान्य, जो कि अनेक व्याधि में देखने मिलते हैं। और प्रत्यात्म मतलब एक पर्टिकुलर व्याधि के अपने लक्षण, व्याधि के वह लक्षण जिससे तुरंत उस व्याधि का बोध हो जाए कि बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है, तो तुरंत मतलब हमको फीवर ही हुआ, ये ज्ञान हो जाए। और सामान्य क्या होता है, प्रत्यात्म के अलावा जो भी साइड के लक्षण रहते हैं वो सारे सामान्य हैं। अभी समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है। अब विशिष्ट क्या होता है, ये ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि हमको क्लियर दोषों का ज्ञान हो जाता है। अब प्रत्यात्म से पता चला ज्वर हुआ, सामान्य से भी हमने और क्लियर हो गया कि अच्छा ठीक है, बॉडी एक हेडेक वगैरह भी हो रहा है, तो ठीक है चलिए ज्वर ही है, ऐसे हमने मान लिया। अब विशिष्ट जो हमारा सिम्टम है, ये हमको ये बता देगा कि अगर ज्वर भी हुआ है तो वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, कौन सा ज्वर है बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो जैसे अगर वातज ज्वर हुआ, वातिक ज्वर हुआ, तो वहां पे मुख तालु कंठ शोषः मतलब मुख सूखेगा, और तालु मतलब ये इधर टंग के नीचे वाला पोर्शन तालु होता है। इसलिए हमको अपने पूरे बगल में महसूस वातिक ज्वर के लक्षण है। क्या समझ आया?
यस मैम। इसके अलावा अब एक चीज रहती है लक्षण और चिन्ह, जिसको हम सिम्टम्स और साइन कहते हैं। ये सिम्टम्स एंड साइंस है इस व्याधि के। और चिन्ह, वैसे लक्षण और चिन्ह तो पर्याय ही माने, लेकिन फिर भी इनका अलग मतलब होता है। तो आपको वैसे पता है ये सिम्टम और साइन का मतलब क्या होता है? यस मैम, कॉलेज में बताया था। मतलब मैम चिन्ह वो होते हैं जो कि मतलब सॉरी सिम्टम्स वो लक्षण वो होते हैं जो कि वो देखता है, क्या कहते हैं, डॉक्टर जो है वो देखता है, और चिन्ह वो होते हैं जो पेशेंट होता है वो खुद बताता है। ऐसे ही कुछ होता है मैम, शायद उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, आप ऐसे ध्यान रखिए, साइन हमेशा डॉक्टर करेगा, पर्ची पे साइन डॉक्टर करेगा। तो साइंस जो है वो चिकित्सक बताएगा। साइन हमेशा चिकित्सक देखता है कि इस व्याधि में क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये गिडीनेस और वर्टिगो, ठीक है, ये इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है चक्कर आना। लेकिन गिडीनेस आपका सिम्टम है, ये पेशेंट बताएगा। जैसे ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर में एक हमको केस शीट फिल करने के लिए होती है, कि केस हिस्ट्री बनाते हैं हम उसमें। पैथो के प्रैक्टिकल में आपकी केस हिस्ट्री लगेगी, तो वहां पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो हमें वहां पे पेशेंट से पूछना होता है कि क्या हुआ है। जिस तरीके से मैंने रोगी परीक्षा बताई, वो सारी चीजें वहां पे हमको पूछनी होती हैं। तो उस पे क्या होता है, हमारे पास अलग अलग कॉलम होता है, एक साइन का होता है और एक सिम्टम का होता है। तो अगर पेशेंट आपको बोले कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो आप सिम्टम में ये लिख के आएंगे गिडीनेस। गिडीनेस मतलब चक्कर आना, ये पेशेंट की लैंग्वेज में। और आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे साइन के अंडर वर्टिगो। गिडीनेस और वर्टिगो दोनों का मतलब तो होता चक्कर आना ही है, लेकिन गिडीनेस पेशेंट यूज करेगा और वर्टिगो डॉक्टर यूज करेगा। तो ऐसे लक्षण जो कि डॉक्टर बताए वो साइन, और जो पेशेंट बताए वो सिम्टम या लक्षण। क्लियर हुआ क्या? यस मैम। तो देखिए क्या लिखा है, रोगी से पूछकर व्याधि के जिन रूपों का ज्ञान किया जाए वो लक्षण, और जिन रोगी के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले तथा जो चिकित्सक द्वारा जानने योग्य हो वो चिन्ह। ठीक है। अब क्या होता है, एक आ जाता है कई बार व्याधि और लक्षण में अंतर बताइए। ऐसा करेगा कि वो व्याधि और लक्षण में देगा तो ज्यादा 5 नंबर में देगा, वरना देगा नहीं। इसके साथ एक और चीज कुछ ना कुछ वो डाल के देगा कि रूप बता दीजिए, पूर्व रूप बता दीजिए, कुछ ना कुछ पक्का डाल के दे। तो इसमें एक 3-4 डिफरेंस के पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए क्या होता है व्याधि और लक्षण में। तो व्याधि तो होती है स्वतंत्र, ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन लक्षण क्या होता है, व्याधि पर डिपेंड करता है। जैसी व्याधि होगी उस हिसाब से लक्षण आएंगे। जैसे कि अगर ज्वर है तो संताप होगा, अंग मर्द होगा। और जैसे कि गुल्म है तो पिंड बनेगा। तो जैसी व्याधि होगी उसके हिसाब से लक्षण आएंगे, लेकिन व्याधि कभी लक्षणों पर डिपेंड नहीं करती। व्याधि अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो व्याधि स्वतंत्र है और लक्षण परतंत्र है। क्या समझ आया? यस मैम। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, व्याधि लक्षणों का समूह होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग, ग्रुप ऑफ साइन जो है उनको डिजीज बोलेंगे। और कभी भी लक्षणों के अंदर भी क्या छोटी छोटी सब कैटेगरीज होती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है, यह एकल रूप में विद्यमान रहता है, जबकि व्याधि जो है पूरे लक्षणों का समूह है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा दोषों के षड क्रिया का, ये षड क्रिया काल आपको पता है क्या होता है? यस मैम, याद था मैम, भूल गया थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, ये मैं पढ़ाऊंगी इस टॉपिक के बाद। तो दोषों के षड क्रिया काल द्वारा क्रमिक परिवर्तन फल स्वरूप उत्पन्न होती है। एक्चुअली षड क्रिया काल वो सीक्वेंस होता है व्याधि उत्पन्न होने का। कि मतलब आप ऐसे समझिए, षड क्रिया काल ऐसी 6 स्टेजेस, 6 अपॉर्चुनिटीज हमको एक तरीके से मिल रही है कि हमारे पास 6 चांसेस है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के। या आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो 6 स्टेप्स है, इन स्टेप्स को पार करके ही एक व्याधि होती है। तो ये व्याधि 6 स्टेप्स में होती है। तो वही चीज बोलिए कि ये दोषों को, दोष जो है उनको षड क्रिया काल का पूरे 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये व्याधि उत्पन्न हो पाएगी। तो दोषों के षड क्रिया काल द्वारा
क्रमिक परिवर्तन स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब दोषों को पूरा ये 6 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही व्याधि होती है। और ये जबकि लक्षण क्या होता है हमारा कि दोषों की संचय अवस्था, संचय अवस्था का मतलब है कि कलेक्ट होने वाली स्टेज, ये भी एक तरीके से षडक्रिया काल के अंदर ही आती है। लेकिन लक्षण हमें कभी भी कब दिखने लगेंगे, जब मेनली दोष कलेक्ट होने लगेंगे। अगर बहुत ज्यादा एक जगह पित्त जमा होने लगेगा तो हमें दाह उत्पन्न होने लगेगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा वात जमा होने लगेगा हमको शूल होने लगेगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा कफ जमा होने लगेगा तो हमको वहाँ पे इचिंग होने लगेगी, कंडू होने लगेगा, खुजली होने लगेगी। ठीक है, कंडू खुजली को ही कहते हैं। तो ये होता है इसका लक्षण के बारे में। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए क्या? यस मैम। ठीक है। अब उपशय और अनुपशय की, देखिए उपशय और अनुपशय एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं। उपशय का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, औषध, अन्न और विहार। औषध, अन्न और विहार, इन 3 चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे रोगी को सुख मिले, जिससे पेशेंट को सुख मिले, वो उपशय। और औषध, अन्न, विहार का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे पेशेंट को दुख मिले, उसकी व्याधि ठीक ना हो और बढ़ जाए, वो अनुपशय। तो जिस औषध, अन्न और विहार के प्रयोग से रोगी को सुख पहुंचे उसे उपशय कहते हैं, और अनुपशय इसका अपोजिट होता है। ये समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है। अब ये जो उपशय होते हैं, ठीक है, अब जो ये उपशय होते हैं इसके 18 भेद मानते हैं। ठीक है, कैसे मतलब, पहले तो ये आप 6 कैटेगरीज मेन याद करिए। जैसे मैंने कल वो बताया था असात्म इंद्रियात संयोग में 5 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन से 15, वैसे यहाँ पे 6 इंटू 3 के कॉम्बिनेशन से 18 बनेंगे। तो 6 क्या चीजें हैं मेन? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, और उभय वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था कल? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। उभय वर्ड का कल मैंने मतलब बताया था ना, क्या होता है इसका मतलब? पता नहीं मैम, भूल गया। उभय मतलब बोथ, बोथ लिख ली, बोथ। ऊपर के जो बहुत। दोनों है उनकी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उपशय के 6 हमको मेन कैटेगरी लेना है। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, यानी हेतु व्याधि विपरीत जिसको कह सकते हैं। फिर हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, और उभय विपरीत अर्थकारी। तो ये 6 चीजें होती है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका मतलब समझाती हूँ एक एक करके, फिर समझाऊंगी ये सही से। सबसे पहले हेतु विपरीत उपशय। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 6 कॉम्बिनेशन है इन सभी के साथ आपको औषध, अन्न, विहार ऐड करना है। ये अभी हम आगे देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये हेतु विपरीत है इसका क्या मतलब होता है। तो हेतु विपरीत उपशय का मतलब कुछ इस तरीके की चिकित्सा हम करेंगे जहाँ पे आहार, विहार और औषध का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हम रखेंगे जो कि हमारे व्याधि के हेतु के विपरीत हो। मतलब कि जो भी निदान है, जो भी कॉज है उस व्याधि का, उसको पलटना चाहेंगे। उस कॉज के अपोजिट हम जब अपना उपशय रखेंगे, वो हेतु विपरीत है। हेतु विपरीत से पता चल रहा है कॉज के, निदान के विपरीत जो चिकित्सा हम लगाएंगे वो हेतु विपरीत उपशय। ठीक है, यस मैम। और व्याधि विपरीत हो गया, व्याधि के लक्षणों के विपरीत जो हम चिकित्सा लगाएंगे। उभय विपरीत मतलब हम हेतु के विपरीत भी लगाएंगे और व्याधि की। हेतु विपरीत मतलब हेतु के विपरीत है, मतलब ये लगता है कि ये हेतु के विपरीत है। सॉरी, हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब है ये सेम ही होगा, जैसा हेतु है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये
करेगा उसकी चिकित्सा। जैसे कि हम क्या करें कि वात की हमको चिकित्सा करनी है, ठीक है, तो वात की चिकित्सा के लिए हम उसको और ज्यादा रुक्ष अन्न पान दे रहे हैं और उसको रुक्ष चीजें दे रहे हैं, उसके बाद हम उसकी चिकित्सा करें। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि कई बार ऐसा होता है चिकित्सा के हमारे पास दो टाइप होते हैं, या तो हम उसका शमन कर दें, ये आपने सुन रखा है, शोधन कर दें या उसका शमन कर दें, सुना है? यस मैम। शोधन शमन चिकित्सा, अब पता है आपको क्या होती है शोधन शमन चिकित्सा? मैम शोधन शमन वो होता है जो मतलब शरीर के अंदर ही शांत कर दिया जाए, और शोधन मतलब मैम वस्ती विरेचन और वमन जो कराते हैं। हाँ, बाहर निकाल के शांत करें। तो हेतु विपरीत अर्थकारी में हम क्या करें, एक तरीके से शोधन चिकित्सा करना चाहते हैं हम, तो हम क्या करें, पहले हम दोषों को इतना बढ़ा रहे हैं उनके हेतु देके कि वो बिल्कुल अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाए, उसके बाद हम उनकी शोधन चिकित्सा करके उनको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब ऐसा कुछ चिकित्सा जिसमें कि जैसा कॉज है उसी के सेम हम चिकित्सा भी लगा रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहा है, हेतु को लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है और व्याधि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगे चल के उस हेतु को खत्म करने का काम करेगा। ये अभी कंफ्यूज मत होना, आगे अभी एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे इसे। फिर व्याधि विपरीत का मतलब वही कि व्याधि जैसा दिखेंगे वो सब चिकित्सा, लेकिन करेगी उसको ट्रीट। और उभय मतलब व्याधि और हेतु के सदृश होगी, व्याधि और हेतु के जैसे दिखेगी लेकिन उसको करेगी वो ट्रीट। अब यहाँ से मैं बताती हूँ एक मिनट, आपके पास चरक की बुक होगी ना, आप अपनी चरक की बुक लीजिए, एक बार लेके आइए चरक की बुक। यस मैम, कौन सा पेज नंबर है? हेलो। यस मैम। हाँ तो देखिए यहाँ पे चरक की बुक ले ली ना अपने साथ में? यस मैम। ठीक है, आप यहाँ पे ये टेबल एक्चुअली चरक की बुक में भी दी हुई है, तो जो हमको एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे नहीं लगेंगे वो हम चरक की बुक से उठाएंगे, इसलिए मैंने चरक की बुक मंगवाई है। तो चरक की बुक में आप निदान स्थान खोल लीजिए, पेज नंबर 535, 535 खोल लीजिए। यस मैम, मिल गया। वैसे सेम ही है, चलिए खोल लिया क्या आपने? यस मैम, खोल लिया। ठीक है, आप यहीं पे देख लीजिए, वैसे सेम ही है, अगर शायद ये सबसे पहले हेतु विपरीत औषध हम चिकित्सा लेंगे, ठीक है, ये कैसे इन्होंने 18 कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे वर्टिकल लाइन में खड़े 6 लिख दिए और ऐसे हॉरिजॉन्टल में 3 लिखे, आहार औषध, औषध आहार और विहार, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेतु विपरीत। हेतु विपरीत का मतलब है जो हमारा कॉज है उसके विपरीत चिकित्सा चलानी है। तो हेतु विपरीत औषध सबसे पहले हम देखेंगे, हेतु विपरीत औषध मतलब जो हमारा निदान है, जो हमारा कॉज है, जिस वजह से हमको व्याधि हुई, उस व्याधि के उल्ट अपोजिट जब हम औषध दें। तो यहाँ पे क्या है लिखा है, शीत कफ ज्वर। शीत कफ ज्वर का मतलब है कि ठंड की वजह से जो ज्वर हमको लग रहा है, ठंड की वजह से जो बुखार है, उसमें हम क्या करेंगे, शुंठी आदि उष्ण औषधियों का प्रयोग करेंगे। शुंठी आपको पता है? यस मैम। हाँ, क्या होता है शुंठी? मैम वो सूखा हुआ अदरक, सौंठ। ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि वो गर्म होता है, उष्णवीर्य होता है वो,
और इसमें क्या है, हमको ठंड की वजह से बुखार आया, तो ठंड और उष्ण अपोजिट हो, तो हमने यहाँ क्या किया, जो हमारा हेतु था ठंड, ठंड की वजह से बुखार आया था, तो हमने वातज कफत ज्वर में शुंठी का प्रयोग किया। हमने ठंड जब हमको लगी तो हमने उष्ण औषधि का उपयोग किया, तो ये हेतु विपरीत औषधि, ये आपको समझ आया? एक बार मैम आप हेलो, समझा दीजिए। देखिए, वात कफ ज्वर, इसका क्या मतलब है कि वात भी शीत होता है, कफ भी शीत होता है, तो हम इससे कंक्लूड करते हैं कि हमको ये ठंड की वजह से बुखार आया है। आप नोट भी कर लीजिए, साइड में बुक में ही कर लीजिए, चरक में ही लिख लीजिए। तो वात कफ ज्वर, चरक में तो वैसे शीत कफ ज्वर ही लिखा हुआ है, तो वही मतलब है उसका। शीत कफ ज्वर का मतलब ठंड की वजह से आया हुआ बुखार, ठीक है। तो ठंड की वजह से जब हमको बुखार आता है तो हम उसकी चिकित्सा में उष्ण औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो शीत और उष्ण दोनों अपोजिट चीजें हो गई ना। यस मैम, समझ गया। हाँ, तो ये हो गया हेतु विपरीत औषध। अब अगर हम हेतु विपरीत आहार की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, श्रम तथा वातजन्य, देखिए कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पे वात का प्रकोप होता है। हम ज्यादा चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम फिजिकल वर्क जो भी करते हैं वो आएगा श्रम की कैटेगरी के अंदर। तो श्रम का आपको अलग अलग जगह अलग मतलब लेता है। जैसे अभी हमने ज्वर में भी श्रम पढ़ के आया, तो वहां पे श्रम का मतलब अंग मर्द था, बॉडी एक था। यहाँ पे श्रम का मतलब है जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें वात प्रकोप होता है, चाहे वो दौड़ना, भागना, बोलना, कुछ भी हो, फिजिकल एक्टिविटी में वात बढ़ता है। कर लीजिए नोट, मैम कर किस में लिया? नोट करना है ये? श्रम में, श्रम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। श्रम में फिजिकल एक्टिविटीज होता है मतलब, और फिजिकल एक्टिविटीज में वात का प्रकोप होता है। यस मैम, हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वात का प्रकोप हो रहा है और कुछ वातजन्य ज्वर है, ठीक है, ये भी बात मतलब शीत से रिलेटेड ही बात हो रही है। इसमें क्या करें, हम आहार की बात होगी, अब यहाँ औषध की नहीं, हम खान पान की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे मांस रस और भात, भात मतलब चावल, तो मांस रस और चावल, एक्चुअल में भात प्रॉपरली चावल नहीं होता, ये एक तरीके से कुछ खिचड़ी टाइप रहता है। तो इसमें क्या है कि मांस रस, अब ये मांस रस तो उष्ण होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि वातज ज्वर में या शीतलता यहाँ पे है, क्योंकि हम श्रम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिव कर रहे हैं, तो भी वात बढ़ रहा है, तो उसका भी शीत हुई। और वातजन्य विकार है तो उसका भी शीत हुई। तो ये वो है कि ठंड वाली चीजों में हम उष्ण आहार ले रहे हैं, गर्म चीजें खा रहे हैं, जैसे कि मांस रस के साथ भात खा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यस मैम। ठीक है। अब विहार मतलब क्या हम कार्य कर रहे हैं। विहार का मतलब आप समझते हैं, चेष्टाएं, काम। औषध मतलब दवाई, आहार मतलब खान पान, और विहार से है ना, क्या दिन भर का लाइफस्टाइल है, कैसी एक्टिविटीज करते हैं, वो विहार। ठीक है। यस मैम। तो देखिए, दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सोना, लिख लीजिए। जो जो वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता है आप लिख लिया करिए जब मैं बताती हूँ। तो दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सोना। तो क्या होता है, आप दिन में सोने से हमेशा कफ बढ़ता है। एक हाँ स्पेशल पॉइंट ये है, आप नोट करिए, हमें दिन में वैसे नहीं सोना चाहिए। तो लिखिए, दिन में सोने से कफ बढ़ेगा हर बारी, ठीक है, किसी भी ऋतु में सोए कफ बढ़ेगा, एक्सेप्ट ग्रीष्म। ग्रीष्म में हम दिन में सो सकते हैं। और एक स्पेशल ट्रिक रहती है कि कई बार तीन एक अजीब नहीं स्पेशल होता है तब नहीं। क्या कह रहे हैं आप, बताइए? मैम अजीब होता है तब भी दिवा स्वप्न के लिए बताया गया है। नहीं, तो ये बताया हुआ है, कहाँ पे पढ़ा आपने ये? मैम अष्टांग में पढ़ा था मैम। नहीं, अजीर्ण में तो वैसे देवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, कि पहले ही खाना नहीं पचा हुआ है। देखिए, देवा को करना चाहिए, देवा स्वप्न करना किसे चाहिए, ये चरक में एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिसको हमेशा सोने की आदत पड़ गई हो, ठीक है, कोई बूढ़ा हो, कोई महिला हो, ठीक है, गर्भिणी महिला हो, कोई
व्याधि से पीड़ित हो, लेकिन अजीर्ण के लिए तो मैंने पढ़ा नहीं कि अजीर्ण मैम उसमें मतलब जैसे लिखा था कि में तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ बताइए। अजीर्ण चिकित्सा में मैम ये लिखा था कि मैम कि अगर अजीर्ण है तो आपको मतलब सवेरे मतलब ब्रश नहीं करना चाहिए, और जब तक खाना ना पचे तब तक नहीं खाना चाहिए, और दिवा स्वप्न करना चाहिए। कफ बढ़ेगा ना हमारा। ये अब पता कौन नहीं सी मैम ऋतु की लिखा बात, होता है। ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अजीर्ण की कंडीशन में तो वैसे ही खाना आपका पच नहीं रहा है, वहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट है। आप दिवा स्वप्न करेंगे तो कफ तो और बढ़ेगा, तो ये तो और दिक्कत होनी चाहिए वहां पे। मैं इसको क्लियर करके आपको पक्का बताऊंगी। तो आप नोट ओके। करिए कि दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सोना, और दिन में सोने से हमेशा कफ बढ़ेगा, एक्सेप्ट ग्रीष्म। सिर्फ ग्रीष्म में नहीं बढ़ता है। और वैसे तो हमें नहीं सोना चाहिए दिन में, लेकिन स्पेशली 3 ऐसी ऋतुएं होती हैं जिसमें बिल्कुल ही दिन में नहीं सोना चाहिए। तो इसके लिए आप ट्रिक लिखिए, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। लिख लिया क्या? यस मैम। तो शरद से हो गया शरद ऋतु, बी से हमको लेना है वसंत ऋतु, और वी से हमको लेना है वर्षा। तो शरद, वसंत और वर्षा, इन 3 में तो स्पेशली बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। और सोना तो हमें और ऋतुओं में भी नहीं चाहिए, क्योंकि कफ तो हमारा बढ़ेगा ही, लेकिन ये 3 में तो स्पेशली नहीं सोना चाहिए। और एक ऐसी ऋतु जिसमें दिन में सोने पे कफ नहीं बढ़ता है, वो होती है ग्रीष्म ऋतु। ये लिख लीजिए। तो गर्मियों में हम दिन में सो सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी दिवा स्वप्न किया है, मतलब दिन में सोए तो कफ बढ़ गया, और रात में जागने से वात बढ़ता है। ये भी लिख लीजिए, रात में जागने से वात बढ़ता है। तो हम दिन में सो के अगर हमारी बॉडी में कफ बढ़ गया है, तो हम रात में जाग के वात बढ़ा देंगे, और वो दोनों ही चीजें बैलेंस आउट हो जाएगी। ये हमारा विहार रहेगा। क्या आपको समझ आया? यस मैम, मतलब ये शरद और वर्षा और ये क्या कहते हैं वसंत में इसलिए नहीं सोना चाहिए दिन में क्योंकि इनमें एनवायरनमेंट में ही कफ बढ़ा हुआ होता है, और सोएंगे तो और कफ बढ़ेगा। हम्म। और हम्म। ग्रीष्म में इसलिए सो सकते हैं हम क्योंकि कफ का उस टाइम क्षय होता है, शरीर में भी क्षय होता है, तो अगर सो भी जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और एक्चुअली वहां पे पित्त का भी काल रहता है ना, इस वजह से। और पित्त को भी बैलेंस कर देगा। यस मैम। हाँ हाँ, इसलिए। तो ये हमारा पूरा इसका सीन रहता है। उसके अलावा व्याधि विपरीत पे आता है, हम अपनी सेकंड कैटेगरी, व्याधि विपरीत औषध। ठीक है, जैसी व्याधि हुई है, जैसे व्याधि के लक्षण है, उसके विपरीत चिकित्सा चलाए। तो क्या है? अतिसार में स्तंभनार्थ, पाठा व कुटज। ये पाठा व कुटज आप काट दीजिए, कोई बात नहीं। ये जब हम द्रव्य गुणा पढ़ेंगे तो आप याद कर लीजिए, वरना अभी भी याद हो जाएगा तो बढ़िया ही है, रह नहीं दीजिए। चलिए, तो अतिसार में क्या होता है कि लगातार मल का प्रवाहन होता रहता है, लगातार फीकल मैटर का डिस्चार्ज होता है। अतिसार मतलब डायरिया होता है। लिख लीजिए, अतिसार मतलब डायरिया। यस मैम। ठीक है। अब स्तंभनार्थ का मतलब स्तंभन, स्तंभन का मतलब होता है रोकना। लिख लीजिए, स्तंभन का मतलब होता है रोकना। तो अतिसार में हम लोग स्तंभनार्थ मतलब स्तंभन करने वाले औषध यूज करें। क्या नाम है, क्या है वो औषध? पाठा और कुटज। ये 2 प्लांट्स होते हैं। तो इनकी औषध का हम प्रयोग करते हैं स्तंभन करवाने के लिए, उस मल के प्रवाहन को रोकने के लिए अतिसार में। ये समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा खदिर भी हमारा एक प्लांट होता है। तो कुष्ठ होता है हमारी लेप्रोसी, जिसमें, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो कुष्ठ होता है हमारा लेप्रोसी। तो क्या होता है, और खदिर भी एक तरीके का प्लांट है। ठीक है, खदिर सबसे श्रेष्ठ
औषध मानी जाती है हमारी कुष्ठ के लिए, लेप्रोसी की कंडीशन में। तो क्या होता है, जो कुछ भी लक्षण हमारे लेप्रोसी में दिखते हैं, कुष्ठ में दिखते हैं, वो सब खदिर से ट्रीट होते हैं। और प्रमेय में हरिद्रा, ये सब मत आप याद करिए। सबसे बढ़िया आपका रहेगा अतिसार में स्तंभन करना है हमको, तो वो पाठा व कुटज, बाकी ये कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आप चरक की बुक में भी इसको करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा व कुटज को रखिए, खदिर और ये हरिद्रा वाला लर्न करना रहने दीजिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ क्या? यस मैम। अब होगा व्याधि विपरीत आहार, मतलब हमारा जैसा व्याधि है, जैसे व्याधि के लक्षण, उसके उसके अपोजिट हम कुछ खाना खाएंगे, उसके अपोजिट अन्न करेंगे सेवन। तो रहता है अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, मतलब मसूर की दाल जो है वो स्तंभन करवाती है, वो बांधने का काम करती है। ठीक है, स्तंभन देखिए, कोई चीज पाइप से लगातार पानी बह रहा है, तो जब उस पाइप को आप बांध देंगे, वहां पे आप कुछ कपड़ा लगा देंगे, तो वो पानी बहना बंद हो जाएगा। तो वैसा ही रहता है कि स्तंभन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, ये बांधने का काम करता है, ये सबको एक साथ इकट्ठा करके बांध देता है, और इस वजह से ये जो लगातार बहने का फ्लो है उसको रोकता है, तब ये रोकने का काम कर पाता है। तो ये जो मसूर की दाल होती है, ये मल बांधने का काम करती है। मल बांधने का मतलब कि सारे मल को एक साथ इकट्ठा कर लेती है, ताकि वो लगातार जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ना हो। तो अतिसार में हम लोग स्तंभनार्थ मसूर की दाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब उदावर्त में प्रवाहन। अब प्रवाहन क्या होता है कि, अब देखिए उदावर्त जो है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कि, अभी तो सिर्फ आप ये समझिए, ये ऐसी डिजीज है जिसमें वात और कफ, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आप लिख लीजिए उदावर्त में, उदावर्त एक ऐसी डिजीज होती है, ये हमारे अलग अलग इंद्रियों की ऐसी डिजीज है जिसमें कि वात प्लस कफ इन्वॉल्व रहते हैं। नोट करिए, उदावर्त में वात प्लस कफ, वात प्लस कफ की ये डिजीज है। ठीक है, कर लिया क्या आपने नोट? यस मैम। ठीक, अब प्रवाहन का मतलब होता है टहलना। ठीक है, लिख लीजिए, प्रवाहन का मतलब होता है टहलना या घूमना। पर मैम, चलने फिरने से तो वात बढ़ता है। हाँ, तो यहाँ पे वात प्लस कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कफ हमारा प्रधान रूप में रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि, केस बताया था ना कि एक तो एक्चुअल में डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या है, दूसरे को देख के ही उछल रहा होता है। ठीक है, उसका खुद का नहीं होता है, वो दूसरे के आ, आ, जो भी दूसरे के लक्षण है उसी के लक्षणों से उत्पन्न भी हो जाता है, उसी के लक्षणों से शांत भी हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो यस ये मैम। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, उदाहरण में प्रवाहन, यस मैम, समझ कि गए। कफ यहाँ पे डोमिनेंट है, तो कफ को शांत करेंगे तो वात भी शांत होगा ही। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यस मैम। मैम, ठीक है, ऐसा अब प्रकृति में भी होता है क्या? मतलब, मैम, जैसे वातज कफज प्रकृति है, हम्म, और कफ बढ़ा मतलब वात और कफ मतलब के कुछ बढ़ा हुआ है, तो मतलब वात का हम कर सकते हैं मतलब प्रयोग। नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा अनुबंधीय रूप में। तो हमें पता है कि इसको शांत करेंगे तो ये शांत हो ही जाएगा, क्योंकि वो अपने निदानों से प्रकोपित नहीं हुआ है, वो दूसरे के निदानों से प्रकोपित हुआ है। लेकिन वहां प्रकृति के केस में क्या है कि वो ऑलरेडी जन्म से ही उसकी ऐसी प्रकृति है, वो प्रकोपित हुए ही नहीं है, वो अपने ही स्टेट पे है। तो अगर हम वहां पे ऐसा करेंगे तो ये थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। एक्चुअली वहां पे हमको युक्ति का प्रयोग करके सोचना पड़ता है कि कैसे हमें व्याधि में लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं, उस हिसाब से हमें वहां पे चिकित्सा करनी पड़ती है, युक्ति पूर्वक वहां पे काम करना पड़ता है प्रकृति के केस में। ओके मैम। ठीक, अब होता है उभय विपरीत। उभय विपरीत के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल छोड़ के दूसरा एक लिख लीजिए।
रक्तज अतिसार, लिखिए रक्तज अतिसार मतलब वो जो डिसेंट्री की कंडीशन होती है कि डायरिया प्लस ब्लड आता है। लिखिए रक्तज अतिसार। यस मैम। हेलो, यस मैम, हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, रक्त भी रह रहा है हमारा और मल भी है, तो हम भी रोकना है और हमको यहाँ पे मल को भी रोकना है। तो हमको व्याधि का हेतु भी रोकना है और यहाँ पे व्याधि के जो लक्षण है, जो लगातार बहने का है, उसको भी रोकना है। ठीक है, यहाँ पे रक्त हमारा दूषित होता है, हेतु जो आएगा यहाँ पे रक्त का दूषित होगा, इस वजह से रक्तज अतिसार होगा। तो हमको यहाँ पे ये रक्त को भी ठीक करना है, हमको हेतु को भी ठीक करना है और हमको स्तंभन भी करना है, जो ये लगातार प्रवाहन हो रहा है हमें इसे भी रोकना है। तो हम देखिए, आप इसमें लिखिए रक्तज अतिसार में रक्त, एक लिखिए आप रक्त और दूसरा इसका एरो बना के लिखिए स्तंभन। रक्तज अतिसार में आप दो एरो बनाइए, एक साइड आप लिखिए रक्त और एक साइड लिखिए आप स्तंभन। तो रक्त के आगे आप लिखिए क्या होती है, क्या मैम? हेलो हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ यस मैम, बीच में कट कट जाती है शायद। अच्छा, आप बता दीजिएगा जब भी कटे, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि आपको रक्तज अतिसार में दो एरो लगाने हैं, एक स्तंभन और एक साइड आप रक्त लिखेंगे। ऐसा कर लिया आपने? यस मैम। अब आपको रक्त के आगे लिखना है एरो लगा के अजा दुग्ध। अजा दुग्ध, अजा पता है क्या होता है आपको? बकरी मैम। हाँ, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी आयुर्वेद में रक्त का वर्णन आता है तो वहां पे एक जानवर हमेशा आएगा और वो रहती है हमारी बकरी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिए कि रक्त का जब जब वर्णन आएगा तो वहां वहां हमको अजा मिलेगी। ठीक है, और यस स्तंभन जो आपने लिखा है, स्तंभन में आप लिखिए जल। देखिए जो जल होता है ना, वो एक तरीके से स्तंभन का कार्य करता है, एक बहुत ही बढ़िया स्तंभनार्थ होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एक जगह को साइड में कि जल के दो कार्य रहते हैं, एक तो स्तंभनार्थ रहता है ये, और एक, चलिए वो तो मैं आगे बताऊंगी तभी। तो आप अभी बस ये लिख लीजिए कि ये स्तंभन कराता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जब कभी भी हमको कट लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ठंडे पानी के नीचे रख लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि कट लग गया है तो इसको पानी में हाथ डुबा लो, थोड़ी देर ठंडे पानी में हाथ डुबा लो। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि शीत जल की, स्पेशली शीत जल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्तंभन कराता है, वो रोकने का काम करता है। तो हम जब ठंडे पानी में डालते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो शीतल जल बांधने का काम करता है, वहां पे रक्त को रोकने का काम करता है। ठीक है, यस मैम। तो ये जो रक्तज अतिसार हुआ ना, इसको हम चैप्टर 2 में, चरक का जो चैप्टर 2 है, अपामार्ग तंडुल्य, तो वहां पे अपामार्ग जो चैप्टर है हमारा, हम वहां पे पढ़ते हैं कि यवागु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यवागु आपको पता है क्या होता है? ये बाबू मैम, जौ होती है क्या? नहीं नहीं, यवागु मतलब एक तरीके का ऐसी कल्पना, एक तरीके का ऐसे प्रिपरेशन जिसमें कि चावल और जल को मिला के एक तरीके से यस औषधि मैम। हम तैयार करना चाहते हैं। तो यस इसमें क्या होता है कि वहां पे हमको हाँ, वहां पे ना उस चैप्टर में हमको 28 तरीके के यवागु पढ़ने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक व्याधि हमको देते हैं रक्तज अतिसार। तो रक्तज अतिसार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अजा दुग्ध, बकरी का दुग्ध और पानी। आधा, जैसे आधा लीटर हम बकरी का दूध लेंगे, आधा लीटर हम लोग जल लेंगे, इन दोनों को मिक्स करके एक हम यवागु बनाते हैं, वो रक्तज अतिसार को ट्रीट करने में यूज होता है। तो अब चावल इसका क्या डालते हैं। मतलब है यहाँ पे? हाँ, उसमें यवागु वगैरह का भी बहुत अलग प्रिपरेशन रहता है, वो अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है सेकेंड ईयर में।
धीरे धीरे आगे चल के हमको इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे मैं बताऊँ कि अभी अभी जैसे आप सेकेंड ईयर में आए तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी औषधि का प्रिपरेशन है, ये भी सीख लेते वो भी सीख लेते, आप सीखिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम रस शास्त्र और भेषज में ही दे रहे हैं। आपको इस टाइम पे स्टार्टिंग के मतलब सेकेंड थर्ड ईयर तक तो एटलीस्ट आपको अपनी सारी, हेलो अगर आपका क्या पीजी का टारगेट है आगे? मैम, आवाज चली गई मैम, फिर से बता दीजिए क्या कह रहे थे आप। अच्छा, अभी आ रही है क्या? यस मैम। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमको क्या है, अभी ना हम जैसे सेकंड ईयर में आते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि दवाई बनाना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, ठीक है आप सीखिए, लेकिन क्या है कि हमको यहीं तक सीमित नहीं रहना होता है। हमको बेसिकली मैंने देखा है कि सेकंड ईयर में आके बच्चे क्या करते हैं, सारा टाइम बोलो रसशास्त्र भेषज, रसशास्त्र भेषज, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लिए इस टाइम पे है चरक संहिता, वो उसको छोड़ देते हैं। तो इस टाइम पे मतलब सेकंड थर्ड ईयर में तो आपको ऐसा करना होता है कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना होता है। आपका क्या टारगेट पीजी है? यस मैम। तो पीजी के लिए तो आपको बिल्कुल चरक को तो ऐसे टिप्स पे रखना होता है, क्योंकि चरक और सुश्रुत से आप मानिए 60% क्वेश्चन तो आपके दो संहिता से ही आते हैं। ये जो मेन संहिता होती है ना चरक सुश्रुत, इनसे ही 60% क्वेश्चन आते हैं। बाकी सबसे तो तीन तीन चार चार आते हैं हर सब्जेक्ट से। तो आपको संहिता बहुत ही अच्छे से आपको अपनी कवर करनी होती है। तो सेकेंड ईयर अच्छा में हुआ मैम आप थर्ड मिल ईयर गए। में फिर से चली गई क्या आवाज? नहीं मैम, ये कह रहा हूँ अच्छा हुआ मैम आप मिल गए, मुझे तो पता ही था, मैं भी वैसे जी कल्पना और शास्त्र वाला ही था स्टूडेंट। हाँ, मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सारा टाइम च्यवनप्राश बना रहे हैं, फेस पैक बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, कि भाई तुम्हें अभी थोड़ी फैक्ट्री खोलनी है, तुम पढ़ तो लो पूरा 5.5 साल, उसके बाद तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। अभी हम आते तो हम बहुत खुश हो जाते कि वाह रसशास्त्र है, चलो फेस पैक बनाएंगे, सोप बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ठीक है आप बनाइए, मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है आप सारा टाइम रसशास्त्र भेषज जी को दे रहे हैं। आपको अपने आगे के लिए भी सोचना है कि आपका टारगेट अगर पीजी है तो रसशास्त्र और भेषज जी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 6। दोनों के मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम पीजी के पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे। और आप सेकेंड ईयर की चरक उठा लेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन उससे। तो मेन टारगेट हमारा रहना चाहिए कि हम संहिता को बहुत ही अच्छे से करें। आप जितनी बार आप ये सोच रहे हैं कि मैं भेषज जी रसशास्त्र का बार बार रिवीजन करूं, ठीक है, लेकिन उससे डबल आप चरक का रिवीजन कीजिए। चरक को आप बार बार पढ़िए, चरक को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि चरक और सुश्रुत ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहती है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमको आगे, अब आगे चल के तो हमें डॉक्टर ही बनना है। अब हम कोई फार्मासिस्ट तो बनना नहीं चाहते। हम आगे चल के अगर फैक्ट्री खोले वो बात अलग है, लेकिन मेन मोटिव रहता है कि हम डॉक्टर बने, हम पेशेंट को ट्रीट तो करें, हम औषधि तो बना रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए हमें व्याधि का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हमको सारी चीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट में इक्वली फोकस करना है। सारा टाइम रसशास्त्र भेषज में हमें नहीं देना है। उसके लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा टाइम हमें वहाँ नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ ही सिर्फ काम नहीं आएगी आगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर है आपको? यस मैम। तो आप चरक वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक सेकंड। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उभय विपरीत में मैं ये बता रही थी कि उभय विपरीत विपरीत मतलब व्याधि और हेतु दोनों के अपोजिट। तो रक्त अतिसार में क्या है, हमारा रक्त दूषित हो रहा है, वो उसका हेतु हो रहा है, उसके लिए हमने अजादुक्त का यूज किया। और स्तंभन भी कराना है क्योंकि लक्षण हो रहा है लगातार मल का प्रवाह, उसके लिए हमने जल का यूज किया। तो रक्तज अतिसार में आधा लीटर बकरी का दूध, आधा लीटर जल, इन दोनों को साथ में मिक्स करके हम एक औषध बनाते हैं। उसका प्रयोग हम रक्तज अतिसार में करते हैं। क्लियर हुआ क्या? यस मैम।
ठीक है, तो ये रहता है उभय विपरीत औषध। अब उभय विपरीत आहार में हम क्या देखते हैं कि वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्र तथा पित्तज में दुग्ध। ऐसा होता है कि ग्रहणी एक तरीके का, ग्रहणी को आप एक तरीके से रिलेट करिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रहणी का मतलब कुछ इंटेस्टाइन से रिलेटेड व्याधि है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए, क्योंकि ग्रहणी आपने सुना होगा, ये इंटेस्टाइन के लिए हम यूज करते हैं, सुना है क्या? यस मैम। तो ये जो ग्रहणी है आप अभी के लिए ऐसे समझिए एक व्याधि है इंटेस्टाइन से रिलेटेड। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर वात कफ जन्य वो व्याधि है तो उसमें तक्र का प्रयोग, तक्र मतलब होता है तिल की खली। जैसे क्या होता है कि गन्ने का जूस जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद कैसा वो गन्ने का वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है। इसी तरीके से कोई भी हम तेल निकाल लेते, तिल का तेल जब निकाल लेते तो ये जो लास्ट में उसका वेस्ट रह जाता है सीड सीड खाली, वो कहलाता है तक्र। ठीक है। लेकिन मैम ये तक्कर तो मैम शायद मठे को भी कहते हैं। हाँ, मट्ठी को भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। ओके। ठीक है। मैम किसको कहते उसके अलावा हैं तेल को अच्छा क्या? कर, हाँ तिल की जो खली होती है, खली। ओके। ठीक है। हाँ, इसके दो ही वर्ड थे, मैं वो ही आपको बताने वाली थी कि आपने खुद ही बता दिया। चलिए, तक्र मतलब यहाँ पे हमको लेनी है दो चीजें, ठीक है। क्योंकि तक्र पिण्यात सिद्धा ऐसे करके हम वहाँ यवागु वाले में पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं बताऊंगी, अभी मैंने बता दिया। तक्र के आप दो ही चीज चलिए मार्क कर लीजिए कि मट्ठा भी और ये भी। और दुग्ध मतलब तो दूध ही, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रहणी मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये हमारी व्याधि है। तो वात कफ जन्य ग्रहणी में हम क्या कर रहे हैं, वात कफ जन्य मतलब ये शीत होगी, ठीक है। वात भी शीत, कफ भी शीत। और ये जो तक्र है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मट्ठे से ही हमें मतलब लेना है। तो मट्ठा जो रहता है ये भी हमारा शीत ही रहता है, ठीक है। तो क्या है, सॉरी ये तो उष्ण रहता है। ये आपने सुना है मट्ठा क्या रहता है, उष्ण की शीत। मट्ठा मैम शीत रहता है। उष्ण रहता है जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैंने पता नहीं। अन्नपान ठीक वाले है। में पढ़ा था। एक मिनट रुक जाइए, मैं क्लियर करती हूँ इसे। दही भी हमको लगता है, दही भी हमको लगता है कि शीत रहता है, लेकिन वो भी उष्ण रहता है। क्या ये आपको पता है बात? ये सब दही दही का तो पता था मैम, दही उसमें होता है। एक सेकंड में चेक करती हूँ। ये वाला पॉइंट मैं छोड़ती हूँ, ये मैं आपको अभी क्लास के बाद ही क्लियर करके बताऊंगी, या शाम की चरक की क्लास में बता दूंगी, अभी टाइम वेस्ट होगा। ये वाला पॉइंट मैं एक बार क्लियर करती हूँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद मैंने उष्ण ही पढ़ा था, मैं फिर भी आपको क्लियर करके पक्का बता दूंगी। पित्तज में दुग्ध का यूज करते हैं, ये वाला मैं पूरा ही इसको छोड़ती हूँ। मैं ये पूरा आपको दोबारा से बताऊंगी उभय विपरीत आहार से रिलेटेड, ठीक है। मैंने औषध बता दी है, ये वाला मैं आपको बताऊंगी क्लियर करके। और मैं आपको अब बताती हूँ कि विहार, उभय विपरीत विहार से रिलेटेड क्या होता है कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा, तंद्रा मतलब आलस्य, यॉर्निंग टाइप में रूक्ष रात्रि जागरण, मतलब वही है, स्निग्ध पदार्थ लिए तो भी कफ बढ़ेगा, दिवा स्वप्न किया तो भी कफ बढ़ेगा। तो हम इसका अपोजिट काम क्या कर ले रहे हैं, अब कफ बढ़ रहा है तो तंद्रा भी आ रहा है, आलस भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ओवरऑल निकल रही है व्याधि, निकल रही है तंद्रा, ठीक है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकल रहा है वो तंद्रा निकल रहा है। तंद्रा मतलब आलस्य, लिख लीजिए। तो आलस्य का मेन कारण होता है कफ। तो कफ और तंद्रा ये दो चीजों को हमें यहाँ शांत करना है। तो इसके लिए हम वात का प्रयोग कर ले रहे हैं, हम रात्रि जागरण कर ले रहे हैं तो वात बढ़ जा रहा है। वात बढ़ेगा तो वो कफ को भी शांत करेगा, कफ को शांत करेगा तो ऑटोमेटिकली जो तंद्रा उत्पन्न हुआ है वो भी शांत होगा। समझे क्या आप? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अब हेतु विपरीत अर्थकारी, मतलब हेतु के जैसे दिखने वाला लेकिन काम
वो चिकित्सा का करेगा। जैसे कि पित्त प्रधान फोड़े, ठीक है, जो पिंपल्स हो गए हैं पित्त प्रधान, उसमें हम उष्ण उपनाह का प्रयोग करेंगे ताकि वो उनका फाक पूर्णतया हो जाए और जो भी पस वगैरह है वो पूरी तरीके से पस निकल जाए। एक तरीके से हम यहाँ पे शोधन चिकित्सा कर रहे हैं। क्या समझ गए आप? यस मैम। उसको पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से उसका पूर्ण पाक करवा के हम उस पस को बाहर निकाल देंगे, तो क्या वो पिंपल दोबारा होगा? नो मैम, वो सब निकल ही जाएगा उसकी इम्प्योरिटीज। हाँ, और अगर हम उसको वहीं शांत करवा देते तो हो सकता था कि दोबारा हो जाए। कारी औषध में ये यूज किया, और वही चीज उन्होंने यहाँ पे बता दिया। हेलो हेलो। अर्थकारी के आहार के लिए मैम हमें बता मैम, दिया कि अगेन वही। हाँ, बताइए। अब वो आवाज कट गई थी, फिर से बोल दीजिए। अच्छा, मैंने बताया, मैंने अभी तक बताया नहीं था ये। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये हेतु विपरीत अर्थकारी, अब हम आहार पढ़ेंगे, मतलब कि हेतु के जैसा दिखे लेकिन कर दे चिकित्सा वो, ठीक है। जैसे कि पैतृक फोड़ों में विदाही अन्न, मतलब कि अगेन ये वही बात है, विदाही अन्न का मतलब होता है ऐसा कोई अन्न जो कि दाह उत्पन्न करे, जो कि पित्त को बढ़ाने का काम करे। तो हम वही करें कि पहले ही पिंपल हो रहे हैं, हम विदाही अन्न और ज्यादा पित्त बढ़ा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से वो उसका पाक हो जाए और वो पस बाहर निकले। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये इजी था। यस मैम। ठीक है, उसके बाद होता है वात जन्य उन्माद में भय दर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वात दर्शन क्या होता है कि उन्माद एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब वो वातजन्य और ये जो भय आदि रहते हैं, मानसिक क्रियाएं, इनसे भी वात बढ़ता है, ठीक है, भय से भी वात ही बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे इसका मैं एक इजी, इसको मैं अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं, वातजन्य उन्माद में भय दर्शन, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, कुछ लोगों में भूत भूत आ जाते हैं, तो फिर लेकिन उनके साथ अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करो तो फिर वो पता चल जाता है कि भाई ये कुछ नहीं था, इनका मेंटल डिसऑर्डर था। क्या आपने ऐसी चीजें देख रखी हैं? यस मैम। हाँ, तो ये क्या, हमने उनको वहां पे भय दर्शन करवा दिया, तो वो उनका वातज उन्माद जो था उनके, एक्चुअली क्या हो रहा है ये वातज उन्माद में कि उनके, तो वातज उन्माद में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि इसमें ये अब वो वाला केस है नहीं कि जिसमें भूत भूत आ जाता है, वो अलग है, ठीक है। ये मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बताया, उन्माद मतलब मेंटल डिसऑर्डर, और वात मतलब कुछ ना कुछ बात का वहाँ इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से वो, तो इस बात जन्य उन्माद के केस में हम क्या कर रहे हैं, भय दर्शन करा दे रहे हैं, हम और ज्यादा बात का प्रकोप करा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद भय दर्शन कराने के बाद हम कुछ ना कुछ चिकित्सा का प्रयोग करके वो बात को निकाल देंगे। या तो क्या रहता है कि इतना ज्यादा एकदम से प्रकोप हो जाता है कि वो खुद ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, या नहीं भी निकलेगा तो वो हम उसको इस लेवल तक प्रकोप करवा देंगे कि हम उसकी इजीली शोधन चिकित्सा कर सकें। समझ पाए क्या? यस हेलो। मैम। हाँ, तो आप इसको इजी टर्म में ऐसे ध्यान रख लीजिए कि हमने वो देखा ही हुआ है कि किसी में नॉर्मली भूत भूत आ जाते, तो क्या वो एक तरीके से उनका मेंटल डिसऑर्डर होता है काफी केसेस में। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, उन्हें फील हो रहा होता है, तो जब हम उनके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, उनको भय दर्शन करते, तो उनका सब ठीक हो जाता है। अब आती है बात व्याधि विपरीत अर्थकारी की, ठीक है। व्याधि विपरीत अर्थकारी का मतलब है कि व्याधि के लक्षणों जैसा समान होगा लेकिन उसकी चिकित्सा करेगा। तो सबसे पहले छर्दी रोग में
छर्दी रोग मतलब वॉमिटिंग ही, और वमन मतलब भी वॉमिटिंग ही। अब इसमें क्या होता है, मदन फल जो ये लिखा हुआ है ना, मदन फल एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि हम लोग वमन जो कर्म होता है, मतलब वमन विरेचन तो आपने सुना होगा, तो वमन जो कर्म होता है इसमें एज अ औषध इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये और ज्यादा वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है, और ज्यादा वॉमिटिंग करवाता है। तो क्या होता है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग, देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को नौजिया हो रहा है, किसी को उल्टी करने का मन है, उल्टी उसको आ रही है, तो ये कहते हैं कि कफ की वजह से उसको उल्टी आ रही है। क्या आपने ये सुन रखा है? यस मैम। हाँ, तो कफ की वजह से उल्टी आ रही है। और वमन किसकी श्रेष्ठ चिकित्सा होती है? कफ मैम की श्रेष्ठ कफ्टी चिकित्सा होती है, हाँ। कफ्टी होती है इसमें। हाँ, आप नोट कर लीजिए, वमन कफ की ही श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। तो क्या है, पहले उसको वॉमिटिंग सा लग रहा है, ठीक है, अब हमने क्या किया, वमन ही उसकी करवा दी। वमन किसकी हेल्प से करें? मदन फल नाम की औषधि से। मदन फल एक प्लांट होता है जो कि स्पेशली यूज करते हैं वमन क्रिया में, ताकि ज्यादा इजीली वॉमिटिंग हो जाए। तो ऑलरेडी उसको उल्टी आ रही थी, हमने पूरी तरीके से मदन फल देके उल्टी करा दी और कंप्लीट कफ को बाहर निकाल दिया बॉडी से। अब इसका व्याधि विपरीत में मैं आहार बताऊं तो अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग। विरेचन मतलब कि देखिए, अतिसार मतलब उसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। विरेचन मतलब हम वही उसका मल का प्रवाहन ही करवा रहे हैं। और विरेचनार्थ क्षीर का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, कहीं प्लांट्स का जब हम पेड़ काटते हैं तो वहां से कुछ ऐसा दूध जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, व्हाइट व्हाइट फ्लूइड, देखा है आपने? यस मैम। यस मैम। तो वही उसी चीज के लिए क्षीर वर्ड यूज होता है, और क्षीर वर्ड दूध के लिए भी यूज होता है। तो हम क्या कुछ ऐसे क्षीर का प्रयोग कर रहे हैं जो विरेचन करवा दे। यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे भी क्षीर से दो मतलब है, एक तो वो जो हम प्लांट से तोड़ के निकालते हैं, अगर ये क्षीर यहाँ लिखा होता ना तो हम समझ लेते कि प्लांट से, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्षीर लिखा है, मतलब कि ये दुग्ध के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर औषध में लिखते तो हम प्लांट वाला लेते, लेकिन इन्होंने यहाँ आहार में लिखा है तो हम इसे दुग्ध मानेंगे। तो क्या होता है कि ऑलरेडी पहले ही पेशेंट को अतिसार हो रहा है, ठीक है। अब आपको विरेचन पता है किसकी श्रेष्ठ चिकित्सा होती है? यस मैम। पित्त की। हेलो। 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 तो अभी आ रही है आवाज? हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो विरेचन किसकी श्रेष्ठ चिकित्सा होती है? मैम पित्त की। हाँ, तो क्या है कि हम पहले ही पेशेंट को अतिसार हो रहा है, ठीक है। अतिसार हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं पित्त भी इन्वॉल्व है। तो पेशेंट को पहले ही अतिसार हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और ज्यादा विरेचन करवाने के लिए उसको विरेचन वाला क्षीर देने का मतलब है कुछ इस तरीके से उस दूध में हम द्रव्यों को घोल रहे होंगे जिससे विरेचन हो, कि इस तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हमने अति का प्रयोग किया। हेलो। समझ गए क्या? हेलो। हेलो मैम। हेलो। यस हेलो। मैम, आवाज कट रही है हर बार। अच्छा, आप बता देना जैसी कटेगी, ठीक है। अभी आ रही है ना? यस मैम। आप मैम ये बोल रहे थे कि मतलब अतिसार में जैसे मैम ये हो रहा है, हम वैसे ही और क्या प्रभाव। करें, और विरेचन, हाँ, यस मैम। पित्त बाहर हो जाएगा ना बॉडी से, तो बस शांत हो जाए। अब मैम सब कुछ बाहर हो जाएगा छर्दी, वैसे तो। ऐसे सब कुछ बाहर नहीं होगा, जो प्रकोपित दोष होंगे वो इतना ही होगा, हम इतनी ज्यादा चिकित्सा नहीं करते हैं कभी भी। और ये विरेचनार्थ क्षीर क्या है, अन्न की तरह यूज हो रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं होगा कि सब कुछ बॉडी से बाहर निकले, इतनी दिक्कत नहीं होगी इसे, ठीक है। मैम पता चला मैं पेशेंट मारने लगे हमको क्या कर नहीं नहीं दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता, पूरा युक्ति पूर्वक ये कार्य किया जाता है। इसमें से अब देखिए क्या है, हम अब बात करेंगे बिहार की, कैसी हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन की
ऑलरेडी उल्टी आ ही रही है, उसके बावजूद भी उंगली डाल डाल के गले में कि और उल्टी आ जाए और उल्टी आ जाए, इस तरीके का कार्य करना, ये प्रवाहन कहलाएगा एक तरीके से, ठीक है। छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना, मतलब ऑलरेडी आ रही है फिर भी हम जबरदस्ती और उस वेग को इंड्यूस करें ताकि कंप्लीट कफ बाहर हो जाए, ठीक है। प्रवाह तो मैम टहलना होता था ना मैम। हाँ, यहाँ पे देखिए आयुर्वेद में क्या है, एक वर्ड के आपको अलग अलग मतलब लेने होते हैं, वो कहाँ यूज हो रहा है उसके हिसाब से। अब आप यहाँ सोचिए, लिखा है छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन, तो आप उल्टी आ रही है उसमें टहल रहे हैं, कोई मतलब बन रहा है क्या इसका? वही तो मैम। हाँ, तो यहाँ पे प्रवाहन से लेना है कि हम एक वैसे ही उल्टी आ रही है लेकिन हम क्या और ज्यादा उंगली डाल के उसको करवा रहे हैं उल्टी, उस वेग को और ज्यादा बढ़वा रहे हैं, ऐसा कुछ हम विहार करें। ओके मैम। ठीक है। हाँ, एक सेकंड सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगी, ये तो हम व्याधि विपरीत कर रहे हैं ना, व्याधि के विपरीत अर्थकारी मतलब व्याधि जैसा ही करेंगे, व्याधि के जैसा ही रहेगा वो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छर्दी वैसे ही उल्टी आ रही, तो हम क्या व्याधि के विपरीत अर्थकारी, व्याधि के जैसा ही करेंगे। विपरीत अर्थकारी का मतलब व्याधि जैसा ही होगा लेकिन वो काम कर देगा उसका शोधक, ठीक है। तो समझ आ गया, उल्टी आ रही है तो हम क्या कुछ भी बचे ना, सारा बाहर निकाल दे, कफ बढ़ा हुआ, इसीलिए और उसको प्रवाहन करवा देंगे। यस मैम। हेलो। हेलो, क्या ये यस चीज? मैम, समझ गई। उभय विपरीत मतलब हेतु जैसा भी दिखेगा, व्याधि जैसा भी दिखेगा, लेकिन कर देगा वो दोनों का शोधन। तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश, अग्रु मतलब एक ऐसा प्लांट रहता है जो उष्ण रहता है, ठीक है। अग्रु सदृश, सदृश मतलब गर्म ही है वो, उष्ण पदार्थों का लेप। अब क्या है, अग्नि से जल गए, हेतु हो गया अग्नि, और जलन से भी क्या दाह है, वहां पे भी दोनों जगह, एक तो अग्नि भी उष्ण है, ऊपर से जो बर्न मार्क लग गया है, जल गए, वो भी उष्ण है, तो दोनों ही उष्ण है। उसके ऊपर हमने जो औषधि यूज की या जो हमने चिकित्सा चलाई वो भी उसने चला दी, तो उन दोनों के जैसी ही हो गई, लेकिन वो उसकी शोधन करने का कार्य करेगी। क्या आप समझे? यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, मदपान जन्य मदात्य में मद से के उत्पादक मद का सेवन। अब यहाँ पे क्या है कि मदपान जन्य मदात्य, इसका मतलब होता है अल्कोहलिज्म का केस। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग अल्कोहलिज्म एडिक्ट होते हैं, जिनको अल्कोहलिक जो होते हैं पेशेंट्स, उसमें क्या है कि हम क्या यूज करते हैं, मद से उत्पादक मद। मद से उत्पादक मद का मतलब है कि अल्कोहल से बनी ही कुछ औषधियों का हम यहाँ पे उनको सेवन करवाएंगे, औषधि नहीं एक्चुअली, मद और ये मद, ये दोनों ही एक तरीके से सेम है, अल्कोहल के लिए यूज हो रहा है। तो मैं आपको इस पूरे 3-4 लाइन का मतलब मैं ये समझाऊंगी। कभी भी कोई अल्कोहलिज्म का पेशेंट होता है ना, अब वो इतना ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट होता है कि हम उसको एकदम से अल्कोहल बंद करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा उसका केस। हम तो क्या करते हैं, धीरे 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 कम करते रहते हैं अमाउंट में। तो वही लिखा है कि वो अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको मद देंगे, लेकिन थोड़ी 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 कम मात्रा में हम उसको मद देके उसकी चिकित्सा करेंगे। क्या आप समझे? यस मैम। अब होता है व्यायाम से उत्पन्न समूढ़वात, उरुस्तम, उरुस्तम का मतलब होता है ये थाई रीजन वाला, ठीक है, में जल में तैरने का व्यायाम। अब क्या है कि अ, ये थाई रीजन वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ पेन वगैरह या यहाँ पे कुछ जकड़ाहट हो गई है, ठीक है, किसी कोई उरु स्तंभ का पेशेंट आया, मतलब उसके थाई रीजन में कुछ जकड़ाहट है, तो हम उसको क्या एडवाइस करें कि तुम जाओ जल में तैरो और व्यायाम करो। देखो उसको ऑलरेडी व्यायाम की वजह से ये हो रखा है, हम उसको और जल में तैर के व्यायाम करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं ताकि और ज्यादा वात का प्रकोप हो और उसकी जो शोधन चिकित्सा हो वो करना आसान हो जाए। क्या आपको ये समझ आया? यस मैम। चिकित्सा मैम ये मतलब इस, जैसे कि हाँ बताइए। yes, मैम। ये मैम जैसे कि इसमें बात बढ़ा हुआ है, और जैसे ये व्यायाम करने के लिए बोल दिया है इसमें। हेलो, हेलो।
मैम आवाज आ आप रही है? हाँ, ये मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वात बढ़ा हुआ है और उरु हम्म स्तंभ में मतलब भी है, वात बढ़ा हुआ है और जल में तैरने का व्यायाम कर दिया, तो इससे हम्म मतलब प्रकोप हो जाएगा। और हाँ उसके बात बाद मतलब उसके बाद शोधन करवा देना है, जैसे हाँ क्या बस्ती वमन क्या कराना है, बत्ती बस्ती बस्ती क्योंकि बस्ती बत्ती बत्ती श्रेष्ठ चिकित्सावाद की। हाँ, तो ठीक बत्ती है। करवा देने उसके बाद। ओके। हम्म तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने बस्ती करवा देनी, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये विहार है टॉपिक। तो विहार में तो हम वही करेंगे जो वात 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 बढ़ता जाए और हम लास्ट में जाके जब एकदम फुल लेवल पे प्रकोप हो गया उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो ये पूरा टेबल का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस पूरी टेबल से हमें ये दो ही चीजें पता चली है कि चिकित्सा करने के दो उपाय हैं। या तो हम शोधन कर दें या तो हम शमन कर दें। शोधन मतलब बॉडी में प्रकोप करा के बाहर, शमन मतलब बॉडी में ही शांत। ठीक है। यस मैम। ओके, आपको कॉलेज कितने बजे जाना है? मैम 8:20 पे निकल जाऊंगा। तो 8 बजे तक पढ़ा दूं, चलेगा क्या? यस मैम। ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। अब हमने चार चीजें तो पढ़ लिया, अब बस हमारा एक संप्राप्ति रह गया है। मैं ये करवा के चाहती हूँ कि ये निदान पंचक खत्म हो तो कल से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। यस मैम, ये इसका पीडीएफ भेजिएगा तो मैम मैं भी नोट बना लूंगा। मुझे आवाज नहीं आई आपकी, थोड़ा क्लियर बोलेंगे? मैम ये कह रहा था कि मैम हाँ, ये आप टॉपिक क्लियर करवा दीजिए, उसके बाद पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं नोट्स बना लूंगा मैम। हाँ, आप नोट्स बनवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। मैं आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, वहां पे अपलोड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं ग्रुप में ये दोनों के नोट्स भेज दूंगी। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। यस तो अब मैम। हम अपना पांचवा निदान पंचक का रूप पढ़ेंगे जो रहता है संप्राप्ति। ठीक है। संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस, किस तरीके से वो व्याधि हुई है, कैसे उसमें दो कहाँ कैसे दोष प्रकोप हुए। ठीक है, चलो दोष प्रकोप हुए, अब वो धातुओं में गए, धातुओं में जाके उसने इंटरनल बॉडी के लेवल पे किस तरीके से कार्य किया, ये आता है संप्राप्ति के अंदर। अब संप्राप्ति का मतलब होता है कि अब संप्राप्ति के तीन पर्याय हैं, संप्राप्ति जाति अगाति। ठीक है। ये तो इजी है, संप्राप्ति जाति अगाति, संप्राप्ति जाति अगाति, ऐसे करके याद हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी देख लीजिए कि दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर और जिस प्रकार विसर्पण करते, विसर्पण मतलब बॉडी में जिस प्रकार फैल रहे हैं, करते हुए रोगों को उत्पन्न कर रहे हैं, उसको संप्राप्ति कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही कि वो चीज जिससे हमें पता चले कि कैसे दोष हमारे प्रकोपित हुए, कैसे उन्होंने धातुओं को प्रकोपित किया, वो चीज हमारी संप्राप्ति के अंदर आती है। अब देखिए संप्राप्ति के भेद में बताऊं तो 6 तरीके की संप्राप्ति होती है। ठीक है। संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य, बल, काल और विधि, ये 6 तरीके की संप्राप्ति होती है। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। एक इजी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि संख्या संप्राप्ति मतलब वो संप्राप्ति जिससे हमें कितने रोगों के टाइप है वो पता चल जाए। तो रोगों के विभिन्न भेदों की गणना संख्या संप्राप्ति से पता चलती है, जैसे ज्वराट है, गुण 5 प्रकार के होते, कुष्ठ 7 होते, ऐसे। अब विकल्प संप्राप्ति क्या होती है कि अंशांश कल्पना से कैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अंशांश का मतलब है कि देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कल आए, ईटेबल सब्सटेंस होता है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। हेलो। यस हेलो। मैम। हाँ, एक कलाई है। ठीक है, कलाई क्या, हम कलाई के लिए हम यूज करते हैं कि कलाई को खाने से हमें वात प्रकोप हो जाता है। तो हम वात प्रकोप हुआ क्यों है, तो कलाई का जब हम सेवन करते हैं तो वात के सारे गुण, रूप शीत लघु जितने भी खर, जितने भी उसके गुण है, सबके सब प्रकोप होके वात को बढ़ाते हैं। अब तंडुलियक, तंडुलियक का मतलब होता है चौलाई, चौलाई तो सुना होगा ना आपने। नो मैम, क्या होता है ये? चौलाई एक तरीके से हरी सब्जी होती है, आपने चौलाई सुनी है? हेलो। हेलो मैम, वॉइस कट रही है बार बार। हेलो। अभी आ रही है आवाज? अच्छा, यस मैम। अब है ना, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हेलो। चौलाई यस मैम। आपने नहीं सुना? चौलाई,
चौलाई, तो होता है यही चौलाई है। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो। अभी आवाज आ रही है? यस मैम, अभी यार मैम कट रही है बार बार। ठीक है, जब कटे तो आप बताइएगा, ओके। यस मैम। तो ये जो तंडुलियक होता है ना, ये होती है चौलाई। तो क्या होता है, हम कहते हैं चौलाई खाने से भी वात बढ़ता है। तो अब चौलाई खाने से वात बढ़ तो रहा है, लेकिन वात के कौन से गुण बढ़ रहे हैं? तो रूक्षता, शीतलता, लघुता, ये 3 चीजों के प्रकोप होने से वात बढ़ता है चौलाई खाने से। अब इक्षुकांड, इक्षुकांड मतलब गन्ना, ठीक है। गन्ने की वजह से भी, इक्षुकांड स्पेशली समझे तो गन्ने का आप रूट तरीके से कह लीजिए, या गन्ने का स्टेम टाइप कह लीजिए। चलिए इक्षुकांड को आप गन्ना ही समझिए, ठीक है। चलिए गन्ने से भी ऐसा कह रहे हैं कि वात बढ़ रहा है। तो रूक्षता और शीतलता, इसी तरीके से सीधु, सीधु क्या है, एक तरीके का एल्कोहल है। तो आप ऐसे समझिए टाइप ऑफ अल्कोहल है। तो सीधु क्या होता है, इससे भी बात बढ़ता है लेकिन सिर्फ रूक्षता के कारण होता है। तो अंशांश कल्पना का मतलब ये है कि दोष बढ़े, लेकिन किस गुण से बढ़े, किस पर्टिकुलर कारण से वो बढ़े, वो है अंशांश कल्पना। तो विकल्प संप्राप्ति में हमें दोषों की अंशांश कल्पना का ज्ञान होता है। समझे क्या आप? यस मैम, एक बार मैम ये कलाएं फिर से बता दीजिए, आवाज चली गई थी। प्रोडक्ट हेलो। ही होता है एक्चुअली, तो मुझे भी नहीं। अभी हेलो। आ रही है? यस मैम, बताइए क्या होता है। हाँ अभी आ रही है। यस मैम। हेलो। ये तो मेरे को भी कुछ irritable किया है, इसको प्रकोप। अब यहाँ पे क्या है, बात के सारे के सारे छह के छह बागवट के फूल को सारे के सारे के बाद जब टॉयलेट में सिर्फ एक गुण से बात प्रकोप हो जाता है, एक कांड में सिर्फ दो गुणों से होता है, सीधू सिर्फ एक गुण से होता है। तो अंशांश कल्पना का मतलब है कि एक सेकंड अंशांश कल्पना का मतलब होता है, हेलो, हेलो। यस मैम, बार बार कट रही है मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही है। नहीं मैम, कट रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है मैम। कलाएं मैम सुन ठीक ही है, नहीं पाया क्या होता है। ओके ओके, चलिए मैं दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं। कलाई एक तरीके का ईटेबल प्रोडक्ट ही है। तो जैसे मैं बता रही थी कि चौलाई खाने से वात बढ़ता है, लेकिन 3 गुणों के कारण, रूक्ष, शीतलता और लघु। इक्षुकांड खाने से भी वात बढ़ता है, लेकिन रूक्षता और शीतलता के कारण। इसी तरीके से कलाई खाने से भी वात बढ़ता है, और यहाँ पे जब वात बढ़े